हेलो फ्रेंड्स। तेरी मेरी मोहब्बत भाग 3। पिछले 2 भाग को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर उसको देखिएगा। सुमित के कॉलेज का दृश्य। सुमित अपने 3-4 चमचों के साथ लॉन की बेंच पर बैठा हुआ है। वे सब वहाँ से गुजरती लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और छेड़ कर हंस रहे हैं। ये छमिया बड़े कमाल की आउटफिट है रे तेरी, कभी हमें भी तो फील करवा जरा। वे एक लड़की को छेड़ते हैं पर वो उनके बिना कुछ बोले ही निकल जाती हैं। उनकी रोज की आदतों से वाकिफ थी सभी लड़कियां, तो वे इग्नोर करके उनसे बचना ही बेहतर समझती थी। वे सब ऐसे ही ठिठोली कर रहे थे कि सुमित का एक चमचा उनकी तरफ रुआसी शक्ल लेकर आया। अरे यह रोनी सूरत क्यों बनाई है बे, माँ मर गई क्या तेरी? सुमित उसे देखकर बोला। यार सैंडी वो अबे कुछ बक्केगा भी कि नहीं? सुमित खड़ा हो जाता है। मेरे होते हुए भी तेरी ये हालत किसने? बोल, किसको नहीं पता अभी तक कि तू मेरा यार है? यार वो रिद्धिमा है ना, वही तेरी सीनियर जिसको तू। वो हाँ वही वही। बोल क्या किया उसने? मैंने उसे प्यार से सभ्य तरीके से प्रपोज किया पर उसने उसने मुझे सभी लड़कियों के सामने चाटा जड़ दिया। फिर सभी लड़कियां हंसने लगी और तू चुपचाप चाटा खाकर आ गया। ऐसे ही नाक कटाएगा अपने साथ मेरी भी, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। चल देखते हैं उसे। अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है क्या? वह कहाँ है वह? हमको बता जरा। वे सभी क्लासरूम की तरफ जाते हैं। क्लासरूम में पहुंचकर लड़कियों की एक ग्रुप में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुमित कहता है, ये रिधिमा जो भी तू, चल माफ़ी मांग अपने सियाने से। कौन है तू और क्यों माफ़ी मांगू मैं? अच्छा ओवर एटीट्यूड साली, मुझसे जुबान लड़ाएगी? सुमित रिधिमा का नाम लेकर उस लड़की के बाल खींचकर उसे दीवार से सटा देता है। रिधिमा उसे धक्का देकर पर उसे थूक देती है उसके ऊपर। क्योंकि क्यों, प्राइम मिनिस्टर का बेटा है क्या तू? अगर है भी तो तेरी नहीं चलेगी यहाँ, समझा? रैगिंग का केस ठोक दूंगी कमीने। बात ज़्यादा बढ़ जा। टीचिंग स्टाफ वहां पहुंच जाता है और माहौल को शांत करने की कोशिश की जाती है। सुमित, तुम अमीर घर से हो तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी दादागिरी चलाओगे। यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ काफ़ी शिकायतें इकट्ठी हो रही हैं दिन ब दिन। अब लास्ट वार्निंग है, तुम जल्दी ही अपना रवैया सुधारो वरना तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा और एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल ने कहा। यार सुन, अभी कूल रहने का टाइम है, इस बकरी को बाद में देख लेंगे। सारी बोल दे सर को, नहीं तो अंकल तक बात पहुंच जाएगी। खामखा सुमित के चमचों ने फुसफुसाया। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पर शुरुआत पहले इस लड़की ने की थी। आप बेवजह मुझे ब्लेम कर रहे हैं। सुमित रिधिमा को घूरते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। तुझे उनसे पंगा नहीं लेने चाहिए था रिधिमा। तू इस अमीरजादे को नहीं जानती। यह बदला लिए बिना चैन से बैठने वाला नहीं। रिधिमा की सहेली श्वेता उससे बोलती है। तू भी ना श्वेता, ऐसे डर कर जीवन नहीं जाया करता। इसको अगर अब 2 थप्पड़ लगाती ना तो अकल ठिकाने आ जाती। इसकी चमचे हवा दिए रखते हैं इसीलिए ज़्यादा उबलता है यह। डिस्कस्टिंग। सुमित का ग्रुप। यार आज तो बात का मज़ा नहीं आया। अपने भाई पर थूका उस 2 टके की लड़की ने। अपने भाई पर, सैंडी पर। हाँ यार मज़ा तो नहीं आया बात का। बड़ी बेइज्जती फील हो रही है मुझे तो अपने भाई के लिए। सुमित के चमचे उसके दिल में उमड़ी बदले की चिंगारी को हवा दे रहे थे। सुमित का ब्रेन वॉश हो गया उन सबकी बातों से और वो भड़क कर बोला, बैकग्राउंड पता करो इस बकरी का, पता चले तो किस बेस पर उछल रही है। यह काम मेरा रहा भाई, शाम तक पता करके बताता हूँ। एक चमचा बोला। ठीक है, पार्टी बढ़िया निकली तो फिर अपनी भी पार्टी। मैं तब तक तगड़ी पार्टी के लिए इंतजाम करता हूँ। और हाँ, शाम को खबर अच्छी ही होनी चाहिए, मूड नहीं खराब होना चाहिए तेरे भाई का। जो हुक्म भाई का। चेतन के घर का दृश्य। यह बहुत ही बड़ी हवेली नुमा कई आलीशान कमरों वाला घर है। बाहर से देखने पर ही अंदर की रहीसी पता चल रही है। सृष्टि की माँ घर आई हुई हैं। उन दोनों की चर्चा चल रही है। बेटा कम से कम अपनी बराबरी का घर देखना चाहिए था। वो लड़की किस तरह से इस घर की रीति रिवाज को निभा पाएगी और इससे तुम लोगों की रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ सकता है। अरे मेरी भोली माँ, तेरी बेटी दूर की सोचती है। बड़ी परखी नज़रों से सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने। गरीब घर की लड़की आएगी तो हमेशा दबकर ही रहेगी। आपको तो पता ही है कि
घर बार कारोबार की सारी जिम्मेदारी चेतन पर ही है। अगर वो नहीं हो तो कारोबार तो ठप ही हो जाएगा और तुम्हारे जमाई के बस का तो अब कुछ नहीं रहा। सारा कारोबार चेतन ने अपने हाथों में लेकर बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अगर अमीर घर की लड़की आ गई तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा पढ़ा दे, चेतन को हमसे दूर कर दे और अपनी पीछे वाली बैंक का रोब भी दिखाए। या हो सकता है चेतन को ही हथिया ले हमसे। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो लूट ही न जाएंगे ना तब। और अगर गरीब लड़की आएगी तो उसकी आंखें तो कपड़े खाने और घर के चकाचौंध में ही मिची रहेंगी और असलियत कभी देख ही न पाएगी इस घर की। चेतन भी सदा हमारा ही रहेगा और लड़की ताउम्र दबाकर ही रख सकूंगी। चेतन तुम्हारा ही है, सृष्टि उसका बड़प्पन है, तुमको दिखता नहीं क्या? तुम्हारी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, बिना कोई एक्सक्यूज दिए मानता है। माँ, आप जानती नहीं हो आजकल के लड़कों को, ऊपर से कुछ होते हैं अंदर से कुछ और। क्या पता चेतन के मन में भी क्या हो, कुछ और दबाए हो। वो हर बात थोड़ी ही बताता है हमें। क्या तुम माँ होकर भी सच में ऐसा सोचती है क्या? माँ, आप बिना बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। चलो छोड़ो इस बात को, अब आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एक दिन अपने सुमित के लिए ले लेंगे हम हमसे भी ज़्यादा अमीर घर की लड़की। अब खुश? बेटा, तेरा यह चेतन और सुमित में इतना भेदभाव करना ठीक नहीं है। मैं शुरू से ही देखती आ रही हूँ तुमको, दोनों बच्चों में तूने ही तो जना है ना। तभी वहां सुमित एंट्री करता है और बाहर से ही बोलता हुआ आता है, हाय नानू, हाय मॉम। कॉलेज बैग एक ओर फेंक कर अपनी नानी से लिपट जाता है। बेटा, अब ये आवारागर्दी छोड़ दे और अपने भाई की तरह उसके साथ मन लगाकर काम किया कर। अरे नानू, आप भी इन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए हो क्या? अभी तो मेरी उम्र ऐश करने की है। भाई और डैड है ना काम करने के लिए, और वे दोनों मेरे लिए तो कमा रहे हैं। अगर मैं ना उड़ाऊं तो फायदा ही क्या इस कमाई का? जोर जोर से हंसता है। तू भी ना नटखट ही रहेगा, तेरी दुल्हन ही आकर सुधारेगी तुझको। सुमित की नानी उसे चूमती हैं। मॉम, सुमित अपनी माँ के पास जाता है। आई वॉन्ट सम मनी। तुझे पैसे कब नहीं चाहिए? मॉम, ओनली 20,000। मॉम प्लीज़। और आपको यह कहना चाहिए कि बस इतने से? और ले ले। तू ना मस्करी करने से बाज नहीं आएगा, जा ले ले, मेरी अलमारी के ड्रॉर में है, लेकर तू ही मानेगा। सुमित अंदर एक कमरे में जाकर बाहर आता है। ठीक है मॉम, मैंने ले लिए हैं, बाय मॉम, बाय नानू, कहकर सुमित वापस बाहर निकल जाता है। अरे कहाँ चला, बताकर तो जा। अभी ही तो आया था कॉलेज से और अभी ही चल पड़ा। बचपना नहीं गया इस शैतान का। बेटा, मुझे लगता है कि तू सुमित को ज़्यादा ढील दे रही है, उसके मांगने से पहले ही पैसे पकड़ा देती है। यह ठीक नहीं है तेरी आदत। नहीं माँ, बच्चा है अभी, इसके दिन हैं खेलने खाने के। शादी के बाद खुद ही जिम्मेदार हो जाएगा। मुझे तो आज तक यही बात कभी समझ में ही नहीं आई कि तू अपने दोनों बेटे सुमित और चेतन में इतना भेदभाव क्यों किया करती है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। और फिर अचानक सृष्टि अपने बिछड़े प्रेमी के ख्यालों में खो जाती है। मीनल मीनल के घर का दृश्य। घनश्याम, जयशंकर और करिश्मा बाहर आंगन में बिछी कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे हैं। वाह भाई वाह, जयशंकर भाई साहब, मान गए आपको। बड़े भाई जी, यह तो आपका बड़प्पन है जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। आपने मेरी बिटिया के लिए इतना सुंदर घर बार दिखाया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अरे बड़े भाई, कृपया शर्मिंदा न करें। चाय की चुस्की लेते हुए, कियारा मेरी भी बेटी तो है। जेठ जी, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप कियारा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। इससे अच्छा रिश्तेदार हमें कहाँ मिलेगा, बताइए। करिश्मा बोली। पुनीत बिटवा की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में अच्छा है पुनीत, आगे इंजीनियरिंग करने का सोच रहा है। बड़ी अच्छी बात है। तो भाई साहब, कियारा के रिश्ते की चिंता तो समाप्त हुई। अब मेरी बेटी मीनल के लिए भी अच्छा सा वर्क खोजना जारी कर दो। जी जी, ताकि दोनों बेटी के हाथ पीले कर मैं भी गंगा नहाऊं। करिश्मा झूठी हंसी हंसकर चाय के खाली कप उठाकर अंदर आ जाती है। कियारा इस समय अपनी पार्ट टाइम जॉब पर गई है, जिसके बारे में आप सभी को पता ही है। मीनल अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी है और अपने मोबाइल में चेतन की फेसबुक प्रोफाइल देख रही है। उसका बार बार दिल हो रहा है कि चेतन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उससे बातें कर ले, पर दिल की इच्छा पर मर्यादा भारी पड़ रही थी। उधर चेतन भी ऑफिस में मीनल की यादों में बैठा, उसने लैपटॉप खोल रखा और यह भी मीनल की ही फेसबुक प्रोफाइल देख रहा है।
पर चेतन का दिल नहीं माना। हाँ ना सोचते हुए वह मीनल के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही देता है। मीनल के पास अचानक से चेतन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो मीनल चौंक जाती है। हाय मैया, उसका दिल जोरों से धड़क धक धक करने लगता है। ये तेरा कैसा करिश्मा। वह थोड़ी ही देर कुछ सोच विचार कर चेतन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मीनल त्रिपाठी एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। आए मैसेज को देखकर चेतन खुश हो जाता है और वह झट से मीनल के मैसेज करता है। हाय मीनल। मीनल भी रिप्लाई देती है, हेलो कैसी हो। ठीक हूँ। दरअसल मैं कियारा की फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा था, अचानक आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक हो गया। अब क्लिक हुआ है तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही चेतन जी। वे दोनों ऐसे ही दिल की वशीभूत होकर आपस में चैटिंग किए जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा जादू उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी सुमित ऑफिस में एंट्री करता है और अंदर घुसते ही रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हाय बेबी। वह खड़ी हो जाती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्वीट हार्ट। सुमित उसके सामने रखी मेज के ऊपर कोहनी रखकर खड़ा हो जाता है। हाउ आर यू। आई एम फाइन सर। यह तो दिख ही रहा है। सर आप कब ज्वाइन करेंगे ऑफिस। हमें भी तो मौका दीजिए आप जैसे स्मार्ट हैंडसम बॉस के साथ काम करने का। अगर मुझ जैसे स्मार्ट हैंडसम बॉय के साथ आपको काम करना है तो कभी इस बॉस को ऑफिस से बाहर आकर मिलना। तो जैसी सेक्सी स्वीट लड़की की ऐसी ऐश कराऊंगा कि उसके बाद बस मेरे ही काम के गुण गाओगी तुम। आप भी ना सर, फ्लर्टिंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वह हंसती है। कूल। सुमित अंदर चेतन के केबिन में बिना नॉक किए घुस जाता है। चेतन एकदम से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। सुमित तुम। हाय ब्रो, गिव मी 50,000 रुपीज़ ओनली। ओनली। हाँ ब्रो, आपने ही तो सिखाया है कि पेमेंट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पीछे ओनली लगाना नहीं भूला करते। तुम ना सुमित कभी बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। बता किस लिए चाहिए। पर्सनल है ब्रो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी तो प्राइवेसी दे दो। चेतन उसकी ओर देखता है। प्लीज़ दो ना, प्लीज़ भैया। अच्छा चलो ठीक है। अपने डॉट से वह कुछ पैसे निकाल कर गिनने लगता है। सुमित सारे ही झपट लेता है और बाहर के दरवाजे की ओर जाते हुए कहता है, ठीक है पूरे ही हैं, गिनने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर वापस आता है और चेतन को किस करके फिर दरवाजे से निकल जाता है। चेतन उसे देखता ही रह जाता है और फिर अपने कामों में मगन हो जाता है। शाम का समय, एक बार का दृश्य। सुमित और उसके दोस्त एक नाचती हुई बार डांसर पर पैसे उड़ा रहे हैं और उसके साथ नाच भी रहे हैं। तभी सुमित के पास उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। सुमित फ़ोन में देखता है, फिर पिक कर लेता है और हाँ बोल, लड़की के बैकग्राउंड के बारे में क्या पता चला है। खुशखबरी सुना जल्दी। बॉस खुशखबरी ही है। जल्दी बक बे। चिड़िया अकेली अपनी माँ के साथ रहती है घोंसले में और कोई नहीं है बाकी परिवार में। अच्छा तो फिर इतनी फुदकती क्यों फिरती है चिड़िया। उसका घोंसले से बाहर निकलने का टाइम नोट किया। हाँ, अभी शाम को निकलेगी। एक बुटीक चलाती है मार्केट में। कहो तो पिंजरे में डाल ले पकड़ के। पकड़ते हैं। सुन, उसके निकलने के बाद मुझे मैसेज कर। इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर के बाद मौका मिलते ही वे सारे दोस्त मिलकर रिधिमा नाम की उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और बेहोश करके गाड़ी में डालते हैं और सुमित के फार्म हाउस पर ले जाते हैं। वहाँ पे बेबस रिधिमा का रेप करते हैं। साले कमीनों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम्हारी बदतर हालत करवा दूंगी। रिधिमा रोते से सकते कह रही है। पहले तू अपनी हालत तो देख ले। सब हंसते हैं। वे सब उसकी अश्लील वीडियो भी बनाते हैं ताकि भविष्य में भी उसको ब्लैकमेल कर सकें। जो करना है कर ले चिड़िया, अब तेरी पर कट चुके हैं। वैसे भी फड़फड़ाने के अलावा तू अब और कुछ भी नहीं कर सकती। घायल चिड़िया नहीं, घायल शेरनी हूँ मैं। और शेरनी घायल होने के बाद ज़्यादा आक्रामक हो जाती है कमीने। चुप कर लड़की। मारने को तो मुझे अभी मार देते हम लोग और दफना देते तेरी लाश को यही फार्म हाउस के बगीचे में, पर मैं तुझे तड़पना देखना चाहता हूँ। थूका था ना तूने मुझ पर, अब देख तुझ पर दुनिया थूकेगी। मुझसे नजरें मिलाने की जुर्रत की थी ना तूने, अब तू नजरें उठाकर भी नहीं चल पाएगी। सभी हंसते हैं। वे बेतहवास रिधिमा को गाड़ी में डाल देते हैं और उसकी गली के पास ले जाके लुढ़का देते हैं। फिर वे सब दोस्त दोबारा एक होटल में जाते हैं और सुमित के पैसों से पार्टी मनाते हैं। भाई आज तो बढ़िया ईद मनी, वाह वाह। अरे बकरी भी बढ़िया कटी, तभी तो बढ़िया ईद मनी, ठहाका लगाते हैं।
अगला दिन चेतन के ऑफिस का दृश्य। सुरेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि शहर की फैली अपनी शाखाओं के वर्करों को महत्वपूर्ण हिदायत दे सकें। आर यू रेडी माई सन? चेतन से पूछता है। यस डैड। तुम्हारी प्रेजेंटेशन तैयार है कंप्लीटली? यस डैड, डोंट वरी। अपने वर्करों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाना है। यस डैड, मैं लखनऊ की आसपास की सभी मार्केट हैंड ओवर कर ली है, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, पूरे 11 बजे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। ओके डैड। तभी चेतन का फ़ोन बजता है। हेलो, हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ, रेवतवाड़ी पुलिस चौकी से। उधर से आवाज़ आई। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए क्या बात है। क्या? जी मैं अभी आया बस। चेतन हड़बड़ी से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठता हुआ किसी को फ़ोन लगाता है। हाँ जी, वकील प्रवीण दुबे जी, जल्दी से जल्दी रेवतवाड़ी पुलिस चौकी पहुंचिए, बेल के कागजात तैयार करके। जी फिलहाल आप पहुंचिए, वहीं चलकर सारा माजरा पता चलेगा। चेतन पुलिस चौकी पहुंचता और जल्दी से जल्दी अंदर घुस जाता है और पहुंचकर देखता है कि पुलिस ने सुमित और उसके दो दोस्तों को लॉकअप में बंद किया था। चेतन इंस्पेक्टर की टेबल पर हाथ बजाकर जोरदार गुस्से से बोलता है, यह क्या बेहूदगी है इंस्पेक्टर, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे मासूम भाई को लॉकअप में बंद करने की? क्या नहीं जानते हैं आप हमारी रेपुटेशन के बारे में? देखिए मिस्टर चेतन उपाध्याय जी, जुबान धीमी करके बात कीजिए, और रही जरूरत वाली बात तो अपने मासूम भाई की करी गई दमदार जुर्रत के बारे में पूछो पहले, फिर हम पर उंगली उठाना। हमें कोई शौक नहीं है आवारा कुत्तों को लॉकअप में घुसेड़कर थाने में बदबू फैलाने का। इंस्पेक्टर पांडे भी ऊंची आवाज में चीखता है। इंस्पेक्टर, चेतन चिल्लाता है, और अपनी रेपुटेशन की धौंस पर कहीं दिखाइए, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। रेपुटेशन ये आज़ादी कभी नहीं देती कि किसी बेबस की ज़िंदगी से खिलवाड़ करो। मतलब वह लड़की जो बैठी है ना उधर, उंगली से इशारा करते हुए, उसके साथ रेप किया है आपके लाडले भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। देखिए इंस्पेक्टर, माना आपके पास वर्दी की पावर है, लेकिन ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे नादान भाई पर। और अभी के अभी बाहर निकालिए उसे। हाँ, आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? देखिए मिस्टर, उनके मोबाइल में इनके द्वारा बनाई गई इस वीडियो की अश्लील वीडियो भी मिली है। इन सब के साथ और मेडिकल रिपोर्ट भी बात प्रूफ हो चुकी है। अरे जाओ, मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ इन बातों से। ऐसी वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट हाथों हाथ बड़ी सस्ती कीमत में बिकती हैं आजकल बाजार में। मेरा वकील अभी पहुँचता ही होगा। सुमित को बाहर निकालिए जल्दी। सुमित ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। तो क्या यह लड़की झूठ बोल रही है? भैया भैया, मुझे बचा लो भैया, मैं निर्दोष हूँ। सुमित लॉकअप से रोनी सूरत लिए चिल्लाता है। चेतन उसकी ओर जाता है। और तुम टेंशन मत लो सुमित, मैंने तुम्हारे निकलवाने का बंदोबस्त कर दिया है। मुझे पता है तुम निर्दोष हो। रो मत भैया, यह लड़की पैसों के लिए मुझे फंसा रही है। क्या? हाँ भैया, यह मेरे कॉलेज की है, मैंने इसको भाव नहीं दिए तो इसने मेरे खिलाफ जाल बिछाया। कल कॉलेज में मैंने इसे धमका दिया था ना, तो इसलिए आप चाहे तो किसी से भी पूछ लेना। सुमित मगरमच्छ के आंसू बहाता रहता है। चेतन अपनी माँ के पास शॉल में लिपटी हुई आंसू बहाती हुई एक कोने में बैठी उस लड़की रिदिमा को घूरता है। तुम चिंता मत करो, चुप हो जाओ, मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ इस जैसी चालबाज लड़कियों से। तभी चेतन का वकील वहां पहुंचता है। कुछ जरूरी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद सुमित और उसके दोस्त को बेल मिल जाती है। ये सारा कारनामा देखकर दुखी रिदिमा की माँ चेतन पर चिल्लाती, साहब, पैसों के दम पर इस पापी को इस जुल्म से छुड़ा लोगे, पर एक लाचार माँ की हाय लगेगी तुम्हें। तुम भी यूं ही तड़पोगे जैसे आज मैं अपनी बच्ची के लिए तड़प रही हूँ। रिदिमा भी उठकर सुमित का कॉलर पकड़ लेती है। निर्दयी, यहाँ से छूट जाएगा तू, पर एक न एक दिन तुझे मेरी करनी की सजा जरूर मिलेगी। सुमित उसे पीछे धकेल देता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सुमित अपने दोस्तों से फुसफुसाता है। चेतन उनकी ओर एक कार्ड फेंकता है। मेरे ऑफिस में आ जाना, जितने पैसे चाहिए ले जाना आकर, और आइंदा मेरे भाई या किसी और को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है पैसों के लिए। हे भगवान, यह कहाँ का न्याय है? हे मेरे मालिक, इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए। रिदमा की माँ ऐसे ही चिल्लाती रहती है। रिदमा भी रोने लगती है। देखिए माता जी, हमारे वश में जितना था हमने किया। आजकल पैसा बोलता है, मुझे माफ़ कीजिए और इस बच्ची को घर ले जाइए। सुमित जाते जाते रिदमा की ओर देखता है और भौएं से भद्दा इशारा करता है। चेतन और उसका वकील सुमित को लेकर चौकी से बाहर निकल आते हैं। वे सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। प्रवीण वकील सुमित की पीठ थपथपाता है। डोंट वरी माई सन, अमीर जादव की रौब की निशानी है ऐसे छोटे मोटे केस, खुश हो जाओ अब।
भातृ प्रेम ने चेतन की आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिसके कारण उसके करुणामयी हृदय को एक दुखी इंसान का दर्द नजर नहीं आ रहा था। चेतन सुमित को घर वापस छोड़कर वापस से ऑफिस पहुंचता है। सुरेंद्र गुस्से में थे। कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए चेतन? 11 बजे की कॉन्फ्रेंस बैठक रखी थी, अब घड़ी देखते हुए 2 बजे पहुंच रहे हो तुम। बस डैड, एक जरूरी काम आ गया था, किसी और दिन रख लेते मीटिंग। तभी ऑफिस में एक दबंगई व्यक्ति ब्रिजेंद्र मुगलानी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ प्रवेश करता है और वह आते ही सुरेंद्र का गला पकड़ लेता है। क्यों बे सुरेंद्र, सारे मार्केट पर हाथ मारेगा क्या तू? मेरा बिजनेस से हथियाएगा? तुझे पहले भी एक बार वार्निंग दी थी ना कि ज्यादा मत फैल, जितना है उसी में सब्र रख। चेतन उसकी यह हरकत देखते ही गुस्से से भर जाता है और उस आदमी के गिरेबान से पकड़कर दीवार पर लगा देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से इस तरीके से बात करने की? अच्छा, तो तू क्या है, वह पिल्ला है जो हमारे हिस्से की मलाई चट कर रहा है? मैं तुम्हारी कोई मलाई चट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम ही अपने दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हो। चंद पैसों के लालच में कच्चा धागा इस्तेमाल करवाते हो तुम अपने कपड़ों में, जिससे तुम्हारे कपड़े में अच्छी वैरायटी न होने के कारण पसंद नहीं किया जा रहा है, और उल्टा हम पर उंगली दिखा रहे हो। बिजनेस में ना अकल चाहिए, अकल। लालच से बिजनेस नहीं चला करता है, समझे? और सुन, हमारे कारीगरों की इज्जत करते हैं, हम हमारे कारीगरों की इज्जत करते हैं, उनको उचित मेहनताना देते हैं जिससे वे खुश हैं, फिर वे हमें खुश रखते हैं, समझे मिस्टर ब्रिजेंद्र मुगलानी जी? नाम बड़े और दर्शन छोटे। उसके दोनों चेले चेतन पर रिवॉल्वर ताने हैं और अपने बॉस के इशारे का इंतजार में हैं। वह उनको रिवॉल्वर नीचे रखने का इशारा करता है। चेतन उसे छोड़ देता है, फिर कहता है, और आइंदा मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे डैड या किसी लेबर को धमकाने की कोशिश की भी ना, तो अपना अंजाम सोच कर रखना। तुम्हें तो एक न एक दिन मैं देख ही लूंगा पिल्ले। अच्छी तरह से याद रखना, तुम अपना कॉलर ठीक करता है, तुमसे इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। चलो, यह कहकर वे निकल जाते हैं। जा जा, तेरी बेइज्जती करने का इनवाइट नहीं किया था तुमको मैंने। चेतन पीछे से चीखता है, आर यू ओके डैड? हाँ, मैं ठीक हूँ। चेतन अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठ जाता है। आज वह बहुत ही अपसेट है। आज का दिन बहुत ही बुरा बीता उसका। एक 5 स्टार होटल का सीन। कियारा विकास नाम के अपने वर्तमान बॉयफ्रेंड के साथ बैठी यहाँ कॉफ़ी पी रही है। कियारा, शादी करोगी मुझसे? हाँ, मुझे पता है तुम यह सब सुनकर शॉक्ड हो गई होगी, लेकिन क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अपनी फीलिंग सीधे सीधे रख देता हूँ। लड़कियों को भी तो हमेशा यही सब पसंद होता है ना? कियारा शर्माने का नाटक करती है और अपने मन में सोचती है, अबे गुड बॉय भाई, यह तुम लड़के हम जैसी लड़कियों को इतना बुद्धू क्यों समझते हैं? थोड़ी सी हवा क्या दे दी जो ये फ्लाइट में बैठ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मालदार आदमी हो, कुछ दिनों के लिए हाँ कर देती हूँ। कियारा शर्मा के हाँ में गर्दन हिला देती है। वाह कियारा, आई एम वेरी हैप्पी, और खुशी से जेब से निकालकर एक गोल्डन नेकलेस पहना देता है कियारा को, जिसे देखकर कियारा खुश हो जाती है और सोचती है, अगर झूठ बोलने से दोनों हाथों में लड्डू हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेट्स प्ले डांस विद मी। विकास कियारा की ओर हाथ बढ़ाता है और वह एक आवाज़ लगाता है, ए हेलो, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गाना लगाओ, न्यू कपल विल प्ले डांस। होटल में एक और बने कपल डांस प्लेटफॉर्म पे वे दोनों डांस करने लगते हैं। उन पर स्पॉटलाइट डाली जाती है। गाना बज रहा था। डांस के बाद कियारा विकास से कहती है, मैं तुमसे अगले और 2 महीने तक शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम होने बाकी हैं। पढ़ाई कंप्लीट होने पर ही शादी की बात कर सकती हूँ अपने घर पर। विकास हाँ भर देता है। मैं तुम्हारा इंतज़ार जन्मों जन्मों तक इंतज़ार कर सकता हूँ जाने मन। 2 महीने तो यूं ही फुर से गुजर जाएंगे। कियारा की ये सोच थी कि 2 महीने ऐश करने के लिए तगड़ी पार्टी हाथ लगी है, आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। उसका रिश्ता ऐसे ही परवान चढ़ता रहता है विकास के साथ। कुछ दिनों के बाद का समय। कियारा और चेतन की शादी को अब 1 हफ्ता और बाकी है बस। त्रिपाठी परिवार आज शादी की शॉपिंग
कपड़े, जेवर, गिफ्ट्स खरीदने के लिए मार्केट जाने की तैयारी में है। कियारा और घनश्याम बाहर तैयार हुए खड़े। मार्केट जाने को करिश्मा अपना नहीं, हम तो चलें तुम्हें यहीं छोड़कर। करिश्मा दौड़कर बाहर आती है। उसने चकाचौंध मेकअप किया हुआ है और हाथ में पर्स टांगे हैं। मीनल एक तरफ खड़ी उन सबको जाते हुए देख रही है। तुम भी चलो मीनल, तुम्हारी बहन की मदद हो जाएगी खरीदारी में, घनश्याम ने मीनल को कहा। कोई ज़रूरत नहीं है इसे ले जाने की, और साथ में घर पर भी तो किसी न किसी को ज़रूरत है। किराने वाला सामान छोड़ने आता ही होगा। अगर घर बंद कर दिया तो कहाँ छोड़कर जाएगा? करिश्मा बीच में बोली। कियारा मीनल के पास जाकर होले से बोलती है, तू टेंशन मत ले, सारा सामान तेरी पसंद का ही आएगा, बस तू अपना मोबाइल चालू रखना। और वैसे भी मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है अपने ऊपर लादने के लिए भारी भरकम सामान की खरीदारी करने का। ठीक है, बाय, सी यू अगेन। और वे सभी मार्केट के लिए रवाना हो जाते हैं। मीनल को घर पर ही छोड़कर मीनल के मन में हरदम अजीब सी हलचल मच रही थी, क्योंकि उसकी बीच बीच में बात होती रहती है चेतन से। हल्की फुल्की ही बात होती थी। मार्केट में खरीदारी करते समय कियारा पसंद कराने के लिए एक एक सामान की फ़ोटो खींच खींच कर मीनल के पास भेजती रहती। लहंगा, जेवर, साड़ियाँ व शादी का अन्य सभी सामान सब मीनल को ही पसंद कर कर खरीदा जाता है। इधर चेतन के घर में भी शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सृष्टि अपने कुछ सहेलियों व सुमित के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार जाने को तैयार थी। तभी सुमित बोला, मॉम, भाई को बुला लेते हैं ना, शादी तो उनकी ही है, अपनी पसंद के खरीद लेंगे वे कपड़े। मैं उनको अभी फ़ोन लगाता हूँ। अरे रहने दो बेटा, उसे कहाँ दिलचस्पी इन सब कामों में, और ऑफिस को तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात यह रही कि पसंद की, तो हमारी पसंद ही उसकी पसंद है। सुमित फिर भी फ़ोन लगा ही देता है। हेलो ब्रो, आपकी शादी के लिए गारमेंट्स परचेज करने जा रहा है, आ जाओ आप भी, साथ में चलते हैं। चेतन का मन उदास था। वह बोला, नहीं, मेरी कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग खरीद लाओ। मेरी फिटिंग का तो तुम्हें पता ही है, तुम सबकी पसंद ही मेरी पसंद है। ठीक है ब्रो, मॉम भी ऐसा ही बोल रही हैं, बाय। क्या कहा? सृष्टि ने पूछा। वे नहीं आ रहे। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था। फिर वे सभी जाते हैं मार्केट। शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा है। आज कियारा की हल्दी और मेहंदी है। मीनल उसकी हल्दी की रस्म निभाने लगी, पर उसका कलेजा धक धक सा कर रहा है। शादी की सारी गतिविधियां उसे बेहाल सा कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मेहंदी की रस्म विकास शुरू होने को ही थी कि अचानक कियारा का फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ विकास था। हेलो, हाँ विकास, बोलो, मुझे तुमसे मिलना है। अभी कई दिन हो गए तुमको देखे। अभी तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि कोई ज़रूरी काम है। कहाँ हो तुम? घर पर नहीं? तो ठीक है, मैं ही आ रहा हूँ तुमसे मिलने। कियारा सहम जाती है। अरे नहीं नहीं, कहाँ 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 हो तुम? मैं घर पर। रुको, चलो मैं भी आ जाती हूँ। कब तक? बस मैं आई आधे घंटे तक। कियारा फ़ोन काट देती है। डफर को अभी मिलने की ललक पड़ी थी और वह मेहंदी की होने वाली रस्म को छोड़कर रात में ही विकास से मिलने उसके घर जाती हैं। विकास के घर का दृश्य। विकास कियारा को दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और गाल पर 2 तमाचे जड़ देता है। कमीनी, बेशर्म, यह क्या सिला दिया तूने मेरे प्यार का? शादी का वादा मुझसे और शादी किसी और से? मुझे तो लगा था कि तेरे घर वाले तेरी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं शादी, और तू आकर मेरी हो जाएगी। पर दूसरों से तेरे बारे में सारे कारनामे अब तक पता चले कि मुझे काश कि मैंने पहले पता कर लिया होता तेरे बारे में। मैं ही मूर्ख था जो तुझ जैसी जलील लड़की पर अंधा विश्वास करके चलता रहा। 2 महीने कितना लुटाया मैंने तुम पर, अपने शेयर तक बेच दिए मैंने तुम्हारे पीछे, और तू शादी कर रही है किसी और से। अब बोल कमीनी, चुप क्यों है? विकास उसका मुंह नोच लेता है। कियारा अपने दिमाग में सोचती है, मैंने जरा सी अपनी सीट बेल्ट क्या कसी। यहाँ इस विकास की इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई है, और शुरू से कई बेवफा बेहरम वाली सीटी सोचो।
कोशिश सोची, अगर इससे शादी कर लेती तो तुम्हारी फ्लाइट तो टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती। साली कियारा कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। बहरी हो गई है क्या, जो बिल्ली की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सांप सूंघ गया है क्या तुम्हें? विकास के अंदर से दर्द भरी फीलिंग निकल रही थी। करती थी जब बात लबों से, लगता था जैसे फूल हैं झड़ते ओठ तेरे, जैसे गुलाब के दो पत्ते आपस में हो लड़ते। मैं ना मिला उन लोगों से जो कहते थे तू नकली है, रिश्ते तोड़े, यार भी छोड़े तेरे लिए कि तू असली है। असली यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसी फिरती लाखों है, लूट के ऐसे हंसती है तू लड़की की डाकू है। बोलो निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ से। वह कियारा को धक्का मारता है। कियारा तो इसी बात के इंतजार में ही थी कि ये सुनते ही बड़ी तेजी से वो बाहर निकलती है और टैक्सी से अपने घर को आ जाती है। मीनल उसके पास आई। कहाँ चली गई थी तू बिना बताए? सभी कितना परेशान हो रहे थे। तेरी मेहंदी की रस्म है। मैंने बात संभाल ली। तुझे काम से जरूरी फ़ोन आया था, हर बार फंसा देती है तू मुझे। बस बाहर हवा खाने गई थी और मुझे पता था कि मेरी प्यारी बहना बात संभाल लेगी। हवा खाने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। ताऊ जी नहीं है यहाँ अभी, नहीं तो आज अच्छी खासी लुटिया डूबती तेरी। और यह क्या हुआ, गाल पर इतने लाल क्यों हुए हैं? दिखा। कुछ नहीं यार, चलो अंदर, रस्म भी तो करनी है। हाँ चलो। कुछ देर के बाद कियारा के हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है, जिसे उसकी मामी लगा रही है। वो क्या नाम है बताया था दूल्हे का? अरे हाँ, वो चेतन। लो मेहंदी के अंदर लिखती हूँ। कोई भी लिख दो मामी, मुझे सब चलेगा। धत पगली। उसकी मामी कियारा के सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाती है। मीनल चेतन का नाम कियारा की हथेली पर देखकर विचलित सी हो जाती है और फिर अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। और बाहर नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, पर मीनल के अंतर्मन में न जाने कैसा द्वंद्व चल रहा था। इधर चेतन का घर आज बहुत ही चमकदार लड़ियों व फूलों से सजाई गई। ये उपाध्याय जी की हवेली, सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं और नाच गा रहे हैं। इधर चेतन को भी मेहंदी की रस्म चल रही है। मुझे नहीं पसंद ये सब। उसके हाथों में मेहंदी लगाती हुई उसकी बुआ से चेतन ने तिड़क कर कहा। अरे बेटा, ये तो शगुन होता है, खुशहाल जिंदगी की शुरुआत के लिए। ले तेरी दुल्हन का नाम लिख देती हूँ, चेतन की बुआ ने कहा और वह मेहंदी के नाम लिखने लगी। पर चेतन हाथ छुड़ाकर उठकर चला जाता है। इसे क्या हुआ? सबने देखा। चेतन बाहर बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही है थी। खुली हवा में भी मीनल का चेहरा नजर आ रहा था, बार बार आंखों के सामने। आखिर में उसे महसूस हो ही गया था कि वो मीनल से प्रेम करने लगा है, पर वो चाह कर भी उसे नहीं पा सकता। वो अपने घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वह ऐसे ही उसके ख्यालों में डूबा खोया रहता है। मिलके भी हम ना मिले तुमसे, न जाने क्यों। मीलों के हैं फासले तुमसे, न जाने क्यों। अनजाने हैं सिलसिले तुमसे, न जाने क्यों। सपने हैं पलकों तले तुमसे, न जाने क्यों। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता न पाए। शादी का दिन। मीनल और कियारा ब्यूटी पार्लर आई हुई हैं कियारा को दुल्हन के रूप में तैयार करवाने। कियारा ड्रेसिंग चेयर पर बैठी है। इतना अच्छा मेकअप करना कि सबकी आंखें चौंधिया जाएं। कियारा बोली, मैम आप खुद ही इतना सुंदर हैं, किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं। तैयार करने वाली लड़की बोली, ज़्यादा बन मत, अपना काम कर। तभी कियारा का फ़ोन बजता है। ये भी बेवक्त बज जाता है। कियारा बड़बड़ाई, तेरे सारे काम भी तो बेवक्त होते हैं। मीनल ने कहा, हेलो, हाँ जी, मैं रानीगंज पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठी। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी कहिए, मैं आपकी क्या खातिरदारी कर सकती हूँ? जी, खातिरदारी तो हमें आपकी करनी पड़ेगी। अब मैं समझी नहीं। अब आप कहाँ समझेंगी? आप विकास को जानती हैं? जी बिल्कुल, उसने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट में वजह आप बताई गई हैं। तो हाँ बताइए, अब आप यहाँ आ रही हैं या हमें ही आपको अरेस्ट करनी पड़ेगी? आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं अभी आती हूँ, कियारा हकलाते हुए बोली। वो मीनल को बिना बताए ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल जाती है। कियारा, कहाँ चली तू अब इस टाइम? बस अभी गई और अभी आई। दुल्हन की ड्रेस में कियारा घर से वापस जाने के लिए बुलाई गई टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। ये लड़की भी ना बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती है।
अब आज इस समय को इसके बाहर जाना दिख रहा है। समय से नहीं आई तो ताऊ जी को कोप का भागीदार मुझे ही बनना पड़ेगा। हे देवी मैया, रक्षा करना, अब तू ही लाज बचाना हमारी। इधर चेतन का परिवार बारात लेकर घर से निकल चुका है। उनको त्रिपाठी निवास तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। कियारा पुलिस चौकी पहुंचती है। वहां एक कांस्टेबल ने बड़े प्रेम से पूछा, कहाँ है इंस्पेक्टर राठी? जी, अभी उनकी मीटिंग चल रही है, आप बैठ जाइए। वहां दुल्हन के वेश में आई कियारा को देखकर सभी चौंकते हैं। कियारा चेयर पर बैठ जाती है। करिश्मा कियारा को बार बार फोन लगा रही है, पर वो नहीं उठा रही। फिर वो मीनल को फ़ोन करती है, कितने टाइम में आ रही हो तुम लोग? वो बारात लेकर निकल चुके हैं और कियारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? बस कुछ देर और ताई, वो कियारा तैयार हो रही है ना, इसीलिए नहीं उठा रही है, और शायद उसका फ़ोन साइलेंट है। मीनल हड़बड़ाते हुए बोली, काफ़ी देर हो चुकी है कियारा, अब भी पुलिस चौकी में ही बैठी इंस्पेक्टर का वेट कर रही है और बार बार घड़ी की ओर देखती रहती है और मन ही मन कुछ बुदबुदाती रहती है। बारात दरवाजे पर पहुंच गई है। घनश्याम जयशंकर और उनके अन्य रिश्तेदार साथियों के साथ बारात की आवभगत स्वागत कर रहे हैं। करिश्मा टाइम देखती है और घबराहट में पहले कियारा, और जब वो नहीं उठाती तो फिर मीनल को फ़ोन लगाती। क्या कर रही हो तुम दोनों? अब तक वहाँ पर सुबह से गई हुई हो, बारात पहुँच चुकी है, एक काम नहीं होता तुमसे ढंग से। मीनल के हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर भी वह सांत्वना देती है जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए। मीनल बार बार कियारा को फ़ोन लगा रही है और मैसेजेस कर रही है, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आगे की कहानी अगले भाग में।